अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चैनल पर खुशामदीद। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में से सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। According to Newton's second law of motion, when a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. अब इस स्टेटमेंट में हमें नजर आ रहा है कि दो बातें बताई गई हैं। एक तो ये कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उस कंडीशन में अप्लाई होगा जब नेट फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। फर्स्ट लॉ हमने देखा था कि तब अप्लाई होता था जब नेट फोर्स जीरो होती थी, यानी कि काफ़ी सारी फोर्सेस जब एक्ट कर रही हों बॉडी पे तो उनकी जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती थी तो उस कंडीशन में फर्स्ट लॉ जो है होल्ड करता था। लेकिन अब क्या है, जब उन फोर्सेस में बैलेंस मौजूद नहीं है, उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, उस कंडीशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा न्यूटन का। और अब उस नेट फोर्स के थ्रू होगा क्या, उस नेट फोर्स के थ्रू बॉडी के अंदर असेलरेशन प्रोड्यूस होगी और जो असेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में जो है एक्ट कर रही होगी उसी डायरेक्शन में होगी। अब दूसरी बात जो बताई गई है स्टेटमेंट में वो असेलरेशन का नेट फोर्स और बॉडी के मास के साथ जो है रिलेशनशिप है। जब नेट फोर्स ज्यादा होगी तब असेलरेशन भी ज्यादा होगी, यानी कि नेट फोर्स का और असेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है और जो मास और असेलरेशन का है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा असेलरेशन उतनी ही कम होगी। अगर हम मैथमेटिकली ड्राइव करना चाहें इन रिलेशनशिप्स को तो हम इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ असेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, यानी कि असेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप आ गया। और फिर दूसरा रिलेशनशिप जो है वो है असेलरेशन का मास के साथ, इनवर्स रिलेशन, वो हम लिख सकते हैं असेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ मास। ये आ गया दूसरा रिलेशन। अब इन दोनों रिलेशंस में हमारे पास जो कॉमन चीज है वो है असेलरेशन, तो हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं असेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ओवर मास। अब हम क्या करते हैं कि हम इस रिलेशन को जो है रीअरेंज करते हैं। जब हम रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। अब हमने क्या करना है कि हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो हमारे पास के है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करके इक्वल का साइन लगा लिया और साथ जो है हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिख लिया। अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन। तो अब इक्वेशन में क्या है हमारे पास कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसकी वैल्यू ऐसे यूनिट्स में हमारे पास जो है इज इक्वल टू 1 है। तो k की वैल्यू अगर 1 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब इन तीनों में से कोई सी दो भी मौजूद होंगी तो हम तीसरी वैल्यू खुद ब खुद फाइंड कर लेंगे। और इसके अलावा हमने इस सारी डेरिवेशन में एक काम नहीं किया, वो ये था कि हमने जो फोर्स और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ना तो हमने इनको बोल्ड किया है, ना ही हमने बार लगाई है, ना ही एरो हेड लगाया, तो हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं की। उसका रीजन ये था कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे थे, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ डील नहीं करते हैं सिर्फ और डायरेक्शन की बात नहीं करते, तब हमें उसको बार को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, एरो हेड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती,
या फिर बोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम वहाँ पे उसको एज अ स्केलर क्वांटिटी ट्रीट कर रहे होते हैं, वो हो ना हो बट हम उसको ट्रीट जो कर रहे होते हैं वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी के तौर पे होता है। अब हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट्स की। फोर्स का यूनिट हमें पता है कि न्यूटन है, तो अब हम इसको देखते हैं कि न्यूटन को हमने ड्राइव कैसे करना है, या इस फार्मूला के थ्रू न्यूटन हमारे पास किस तरह न्यूटन की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं कि अगर हम इन्हीं के वैल्यूज पुट करें मास की और एक्सेलरेशन की, तो मास की वैल्यू हमारे पास जो यूनिट है मास का वो होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो 1 न्यूटन होता है वो इज इक्वल्स टू होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? हम अगेन फार्मूला की हेल्प लेंगे जो अभी हमने ड्राइव किया है। फार्मूला हमारे पास है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर इस फार्मूला की हेल्प से हम यूनिट्स लिखेंगे। फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन, मास का यूनिट है हमारे पास किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसकी मदद से जो है डिफाइन करते हैं फोर्स को। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स is the force that produces an acceleration of 1 meter per second. मीटर पर सेकंड है ये, in the body of mass of 1 kg। यानी 1 न्यूटन कितनी फोर्स है? 1 न्यूटन इतनी फोर्स है जो किसी बॉडी जिसका मास 1 kg हो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके। अगर हम इस डेफिनेशन को लिखना चाहें मैथमेटिकली तो हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन फोर्स is equals to the force that produces acceleration of 1 meter per second square in the body of mass 1 kg। तो अब अगर हम इसको असेंबल कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 1 न्यूटन is equals to 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि क्या है, इस डेफिनेशन से भी हमें जो है हमारे फार्मूला में जो हमें डेरिवेशन मिली थी और यूनिट्स की वो डेरिवेशन अगेन मिली है। तो अब हमें प्रूफ हो चुका है कि जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है और उसकी जो है बेसिक वैल्यू वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम बात करते हैं कि हमने अगर इस यूनिट को लिखना हो तो हम लिखेंगे कैसे। हम इसको लिखेंगे अगर हमने फुल फॉर्म में लिखना है तो क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम के बाद है तो फुल फॉर्म में हम इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। और जो साइंटिस्ट के नाम के बाद होते हैं उनका जो सिंबल होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है। इसी वजह से हमने जो है फुल फॉर्म में जब लिखा तो न्यूटन का हमने एन जो है स्मॉल लिखा है और जो सिंबल था वो एन कैपिटल लिखा है। ये चीजें याद रखने की हैं क्योंकि ये यूनिट्स लिखने के रूल्स में शामिल है। यूनिट्स के साथ साथ हमारा आज का जो है डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गई है और सेकंड लॉ की डिस्कशन भी कंप्लीट हो गई है, और इस सारी डिस्कशन के साथ हमारा आज का लेक्चर भी यहीं पे कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।